हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। आज आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के एक नया टॉपिक फिर से हम लोग आज पढ़ेंगे, जो कि केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर है, रासायनिक बलगति के ऊपर है। देखते हैं कि जो लास्ट ईयर जो प्रीवियस एग्जाम में क्या क्या इससे संबंधित प्रश्न पूछे हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम बेस्ड है वो हम पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर को हम पढ़ने की कोशिश यहाँ पे नहीं करेंगे। मेरा सारा वीडियो देख लीजिए, जो पूरा एग्जाम बेस्ड है, जो छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो उसी को मद्देनजर देखते हुए सारा का सारा मेरा वीडियो है। और जो बच्चे चाहते हैं कि लास्ट में मैं इन सबका PDF प्रोवाइड करूँ, तो एक सीरीज में बना दूंगा सारे ऑर्गेनिक का, जो हम लोग क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि मेरे सारे वीडियो को देख ली। यकीन मानिए, आप अगर केमिस्ट्री के कोई भी ऑब्जेक्टिव को बनाना होगा जो ACF बेस्ड है, तो उसके लिए वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। तो सारा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, फिर यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इसी क्रम में हम बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे रासायनिक बलगति के ऊपर, केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर है, तो है ना रासायनिक बल। तो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, किस इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, तो हम समझते हैं अभिक्रिया का वेग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें दिया भी है अभिक्रिया का वेग या दर या रेट ऑफ रिएक्शन जानना है। तो सबसे पहले जानते हैं कोई भी अभिक्रिया में जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं। और भाग लेने वाले को अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले को उत्पाद कहते हैं। जैसे ए और बी क्या है, अभिकारक, रिएक्टेंस जो अभिक्रिया भाग ले रहे, अभिक्रिया आपस में क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, C और D बनता है। तो ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया, क्रियाफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंस बोलते हैं और बनने वाले को उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, जो अभिक्रिया का वेग का निर्धारण किस प्रकार से होता है, जो अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है। देखते हैं कि अभिकारक यानी रिएक्टेंस की सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा और उत्पाद की सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा। मान लीजिए, एक समझने की बात है। ठीक है, प्रारंभ में ये टोटल कितने हैं, मान लीजिए इसकी सांद्रता 5 है, मान लीजिए प्रारंभ में। तो उत्पाद ही बना है कि अभिक्रिया के नहीं बना है ना। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा। मान लीजिए इसमें से कुछ अणु आपस में क्रिया करके मान लीजिए 2 हो गया, तो बचा क्या, इसमें यहाँ पे कितना 5 था। ठीक है, यहाँ पहले 5 था, तो यहाँ पे उत्पाद पहले अभिक्रिया के फलस्वरूप 2 अणु निकल के कहाँ उत्पाद में परिवर्तन हो गया, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो बचा कितना, 3। फिर 3 में से एक अणु और निकल गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये भी 3 हो गया। अब धीरे धीरे आप करेंगे, एक और अणु यहाँ से निकल गया, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। फिर एक और अणु यहाँ पे निकल गया, तो कितना हो गया, आपस में 5 हो गया। यानी देख रहे हैं अपन, मानते हैं, मान लीजिए ये सांद्रता है, तो सांद्रता है, तो देखते हैं कि जो समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में निरंतर क्या होगा, कमी होगा। हमेशा याद रखिएगा, समय के साथ जो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, उनकी सांद्रता में हमेशा क्या होता है, कमी होता है। सांद्रता में हमेशा क्या होता है, कमी होता है। और जो उत्पाद है उसकी सांद्रता में हमेशा क्या होता है, समय के साथ क्या होता है, समय के साथ हमेशा क्या होता है, वृद्धि होता है, वृद्धि होता है। कमी होता है इसलिए इसे माइनस से डिनोट करते हैं, और वृद्धि होता है इसलिए इसको प्लस से करते हैं। तो अभिक्रिया का वेग, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो हमेशा याद रखिएगा, क्रिया अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ उसकी सांद्रता क्या होती है, गिरावट आते रहता है। और उत्पाद की सांद्रता हमें हमेशा क्या होता है, सांद्रता हमेशा बढ़ती है। एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं अपन, इसको समझते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ दिया सांद्रता और समय इस तरीके से, ठीक है, तो यहां पे देखते हैं ये उत्पाद समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में क्या होगा, वृद्धि होगा। और ये क्या है, किसकी सांद्रता है, समय के साथ कमी होती है, ये अभिकारक की सांद्रता है। अभिकारक की सांद्रता समय के साथ क्या होता है, कमी आती है। और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, यहाँ क्लियर हो यहाँ पे। तो इसी को समझने की, तो इसी को किस तरीके से अभिक्रिया का वेग दर्शाते हैं, किस प्रकार से अभिक्रिया का वेग दर्शाते हैं। तो अभी मान लीजिए अभिकारक है ना, तो अभिकारक के लिए किस तरीके से अभिक्रिया का वेग को प्रदर्शित करते हैं उसको मैं बताता हूँ।
यहाँ अभिक्रिया की दर के विषय पे, अभिक्रिया के वेग के विषय पे, रेट ऑफ रिएक्शन के विषय पे। जैसे आपको पता है किसी भी अभिक्रिया का वेग इकाई समय में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक, कोई भी इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को हम अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर या रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो समझ लीजिए, पहले समझना पड़ेगा। तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो अभिकारक होता है इसकी सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन होता है और कमी होता है। ठीक है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं और इसकी सांद्रता में हमेशा वृद्धि होता है। इसको हम अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे, सांद्रता में क्या परिवर्तन होता है। इसी प्रकार इसकी अभिक्रिया की दर का निर्धारण किया जाता है। तो सांद्रता में समय अंतराल के साथ क्या होता है, इसमें कमी होता है, और सांद्रता में समय अंतराल के साथ इसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। एक छोटा कॉमन, ठीक है। मान लेते हैं कोई रिएक्शन है, प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता R1, ठीक है, इसकी P1, ठीक है, और समय हम लोग ले लेते हैं T1। समय परिवर्तन के साथ T2, तो इसकी सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा, R2 और ये P2। तो अगर देखते हैं तो समय अंतराल देखते हैं तो T2 माइनस T1, R2 माइनस R1 और ये P2 माइनस P1। तो जो ये क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन की दर कहलाएगा, परिवर्तन समय। तो ये समय हो गया। ये क्या होगा, R, ये क्या होगा, डेल। ये समय के साथ सांद्रता परिवर्तन कहलाता है। तो अब दर निकालना है। दर कैसे निकालेंगे कि अभिकारक की सांद्रता में, ये अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल टी, और उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, तो यही अभिकारक, हमेशा याद रखिएगा, जो अभिक्रिया की सांद्रता में हमेशा क्या होता है, कमी आता है। तो कमी अगर तो माइनस से डिनोट करेंगे, और अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि होता है इसलिए प्लस रहता है। ठीक है, इतना हमको समझना है। इसी को ही अभिक्रिया का दर कहते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया का दर कहते हैं, और इसी तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं अभिक्रिया की दर को। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कि अपन कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं कि किस तरीके से अभिक्रिया की दर निकालना है। तो मान लीजिए इस तरीके से आपके पास 2A प्लस B, ये 3C प्लस D बना। ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया, रिएक्टेंट हो गया, कारक हो गया, और ये क्या हो गया आपका, उत्पाद हो गया। ठीक है, इसको अभिक्रिया के दर, अभिक्रिया का दर न किस तरीके से करेंगे हम लोग, जो भी आपके जितने भी अणु रहेंगे, इस जो भी इस सामने पर रहेगा उसको नीचे पे लिख देना आपको। ठीक है, जो भी सामने पर आएगा वो नीचे पे आ जाएगा। तो किस तरीके से होगा आपका, डेल A अपॉन डेल टी, ये स्मॉल टी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कैसा होगा, अभिकारक है तो माइनस में। ठीक है, माइनस इधर भी ले सकते हैं आप, माइनस ये कितना होगा, डेल B अपॉन डेल टी। इसी तरीके से उत्पाद के लिए क्या होगा अपने पास, ये 1/c डेल C अपॉन डेल टी, और ये आपका डेल टी। ठीक है, इस तरीके से अभिक्रिया के दरों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ आया। कुछ हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि इस तरीके से आपको एग्जांपल दे दिए और अभिक्रिया का दर बताने के लिए बोला, 2NO और O2। ठीक है, तो किस तरीके से आप करोगे, अभिकारक के लिए कैसा हो जाएगा, 1/2 डेल NO2 अपॉन
डेल टी, ये माइनस में होगा, उत्पाद है ये, तो 1/2 डेल टी। अब यहां पे ये कितना है, यहां पे 1 है, तो इस तरीके से यहां कंफ्यूज नहीं होना है, 2 नहीं लगा देना है, O2 अपॉन डेल टी। इस तरीके से आप अभिक्रिया के दर का, ये कई बार एग्जाम में पूछता है किस तरीके से निर्धारण करेंगे। ठीक है, आपको समझ आया। यहाँ पे किसी भी अभिकारक में अभिकारक की सांद्रता में हमेशा क्या कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में हमेशा वृद्धि होता है। तो अभिक्रिया की दर को इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और किस बिंदुओं पे हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब यहां पे देखिए, आपको पता होगा जो अभिक्रिया का दर होता है, उत्पाद की सांद्रता में, ये उत्पाद है प्रोडक्ट, इसकी सांद्रता में हमेशा समय के साथ वृद्धि होती है और अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ कमी होती है। ठीक है, और समय के बीच एक ग्राफ है। तो जो अभिक्रिया का जो वेग है, जो अभिक्रिया का वेग है, उसकी इकाई निकालना है, यूनिट निकालना है। ठीक है, आपको पता है क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, सांद्रता में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, तो जो सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता का होता है, उसकी इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और समय को किसको दिखाते हैं अपन, सेकेंड में। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यह अभिक्रिया के वेग का इकाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इस तरीके से आपको अभिक्रिया के वेग के विषय पे थोड़ा नॉलेज हो गया होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि तात्कालिक अभिक्रिया क्या होता है और औसत अभिक्रिया क्या होता है। आगे पढ़ेंगे हम तात्क्षणिक वेग के बारे पे, या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे पे, तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग के बारे पे पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है, किसी विशेष क्षण पर या दिए गए क्षण पर अभिक्रिया का वेग का जब निर्धारण किया जाता है, उसको तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसमें अभिक्रिया की दर और तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर में यह होता है कि इसकी जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद की सांद्रता में बहुत ही कम परिवर्तन होता है और समयांतराल भी बहुत कम होता है। तो यहां पे लिखने का जो तरीका है वो बदलता है, यानी किसी विशेष क्षण पे अभिक्रिया के दर का जब हम निर्धारण करते हैं, उसको तात्क्षणिक या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले हम लोग जो अभिक्रिया का दर था, इस कैसा होगा, आपको पता है डेल आर अपॉन ये डेल टी। ठीक है, इस तरीके से था, और इसका अभिक्रिया का वेग कितना, डेल पी अपॉन, इस तरीके से हम लिखते थे। तो यहां पे क्या होता है, तो तात्क्षणिक में होता है, इसमें अभिकारक की जो सांद्रता में बहुत कम परिवर्तन होता है, इसको इस तरीके से हम लिखते हैं, डी से डिनोट करते हैं, बहुत ही कम परिवर्तन होता है और समय अंतराल भी बहुत कम होता है। ठीक है, dt। इस तरीके से इसमें भी उत्पाद की सांद्रता में भी बहुत कम परिवर्तन होता है, तो इस तरीके से दर्शाते हैं dp, और इसकी सांद्रता में भी बहुत कम परिवर्तन होता है, तो dt। आपको पता है कि जो अभिकारक की सांद्रता में हमेशा कमी होता है, ठीक है, और उत्पाद की सांद्रता में हमेशा क्या होता है, वृद्धि होता है। तो लिखने का तरीका बस बदल जाता है। यहां पे हम तात्क्षणिक अभिक्रिया के दर अभिक्रिया की जब दर लिखते हैं तो लिखने का तरीका बस बदलता है। इसको जैसे कि ये अभिकारक के लिए जैसे कि हम लोग लिखते थे, इसको इस तरीके से लिखते हैं, और अपॉन टी
जो t का वैल्यू है, तो जो ताक्षणिक अभिक्रिया का दर होगा आप इस तरीके से दर्शाएंगे और dt ये क्या होगा, माइनस होगा। वहीं पे उत्पाद के लिए डेल p अपॉन डेल t, उत्पाद के लिए d और अपॉन इस तरीके से dt दर्शाते हैं, ठीक है, और ये प्लस होता है। तो किसी ताक्षणिक अभिक्रिया की दर निर्धारण करेंगे तो अभिकारक की सांद्रता में भी हमेशा परिवर्तन होता है, कमी आता है, उत्पाद की सांद्रता में क्या होता है, वृद्धि होता है। अगर ग्राफ के से अगर देखना चाहे तो इस तरीके से ताक्षणिक अभिक्रिया की दर निकालना है तो आपको पता है ये अभिकारक के लिए, रिएक्टेंट के लिए इस बिंदु पे आपको ये अभिक्रिया का वेग है, ताक्षणिक अभिक्रिया का वेग निकालना है, स्लोप है, दर है, क्या होगा, OA अपॉन OB। तो सांद्रता में परिवर्तन अगर देखा जाए तो डेल एक्स अपॉन यहाँ पे डेल टी। तो इस तरीके से डेल एक्स अपॉन डेल टी ये हो गया अभिकारक के लिए। इस तरीके से अगर उत्पाद में अगर हम लोग देखते हैं, उत्पाद की सांद्रता में क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है। फिर इसके लिए हम लोग डेल टी और यहाँ पे डेल एक्स बी, ठीक है। तो जो उत्पाद की सांद्रता है वो भी क्या होगा, डेल पी अपॉन, इसको किस तरीके से दर्शाएंगे हम लोग, डी एक्स अपॉन डी टी, इसमें भी, लेकिन ये क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। और ये क्या होगा अपने पास, डी एक्स अपॉन डी टी डी टी। तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। इस तरीके से ये ताक्षणिक अभिक्रिया का दर है। किसी विशेष समय पे जब हम अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं तो इस तरीके से ताक्षणिक अभिक्रिया की दर को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। थोड़ा एग्जांपल से मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे कि आपको ये दे दिया, आपको AB प्लस C प्लस टी, तो आपको किस तरीके से लिखना है, ताक्षणिक अभिक्रिया की दर, दर को लिखना कैसे है, तो ये D अपॉन डी टी ए माइनस होगा, फिर D अपॉन डी टी, ये B होगा, ये अभिकारक है, माइनस में होगा, और उत्पाद के लिए D अपॉन डी टी सी डी टी अपॉन डी, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम में ऐसा दे दिया, 2 नाइट्रस ऑक्साइड और Br2 2 NOBr, इसको लिखने बोला, ताक्षणिक अभिक्रिया की दर दर्शाने के लिए बोला। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी दिया होगा वो नीचे पे आ जाएगा 1/2, और किस में होगा, ये माइनस में होगा, d/dt n। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे कितना है, 1 है, तो d/dt Br2 ये भी किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। उसी तरीके से उत्पाद का क्या हो जाएगा, 1/2 और d/dt NOBr, ठीक है। इस तरीके से आपको दर्शाना है, समझाना है, करना है,
ठीक है, यहां तक समझ आया होगा आपको ताक्षणिक अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? जैसे हमने पढ़ा कि अभिक्रिया का दर क्या होता है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, जो अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में समय के अंतराल में जो परिवर्तन होता है उसी को हम अभिक्रिया की दर कहते हैं। कभी अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या होता है, अधिक भी होता है, अभिक्रिया का दर क्या तो मंद भी होता है, और क्या होता है, मध्यम भी होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो अभिकारक की सांद्रता होती है, आपको पता है कि जो अभिकारक की जो सांद्रता होती है, अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का दर भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक द्रव्य अनुपात का नियम है, आप पढ़ेंगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा कि जो अभिक्रिया का दर होता है, जो अभिक्रिया का दर होता है वो अभिकारक के मोलर सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता, के समानुपाती होता है। अगर ये अभिकारक है, अगर अभिकारक के हम क्या करते हैं, मोलर सांद्रता को बढ़ाते हैं, ये उसकी सांद्रता को बढ़ाते हैं, तो अभिक्रिया का दर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यहां पे बात क्लियर हो गई। तो अभिक्रिया की दर क्या होगा, अभिकारक की अगर सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का दर भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर हो गया यहां पे। दूसरा यहां पे है कि ताप। अब ये देखते हैं ताप बढ़ाने से क्या होगा। किसी भी अभिक्रिया में, अगर किसी भी आप अभिक्रिया में ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उसकी अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, साथ ही साथ अभिक्रिया के दर भी क्या होगा, बढ़ेगा। कई बार एग्जाम में पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का आपको जरूरत है और कई बार एग्जाम में पूछता है। अब यहां पे देखते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति। अब देखिए उत्प्रेरक की उपस्थिति क्या होती है। उत्प्रेरक क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया को बढ़ाने या घटाने के लिए का वेग को, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने या घटाने के लिए हम उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। जो धनात्मक उत्प्रेरक होता है, कैटलिस्ट होता है, वह उत्प्रेरक के वेग को, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है, जो अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। याद रखिए, कभी उत्प्रेरक कैटलिस्ट अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन वह अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा लेता है उसको हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और जो घटा देता है उसको ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जो धनात्मक उत्प्रेरक रहता है, धनात्मक उत्प्रेरक रहता है, यह क्या करता है, आप थोड़ा सा और डीप बताओ। संक्रियण ऊर्जा का मान को, एक्टिवनेस एनर्जी का मान, ऊर्जा के मान को क्या करता है, कम कर देता है, और अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, वहीं पे ऋणात्मक जो उत्प्रेरक होता है वह संक्रियण ऊर्जा के मान को अधिक कर देता है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ता और घटता है। कब बढ़ता है, जब धनात्मक उत्प्रेरक हो तो संक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है और वहां पे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और याद रखिए, जो ऋणात्मक उत्प्रेरक है, जो अभिक्रिया संक्रियण ऊर्जा के मान को क्या करता है, बढ़ा देता है और अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। आप यहां पे समझ आ रहा होगा, आगे हम और भी पढ़ेंगे। संक्रियण ऊर्जा का मान अगर अधिक होगा तो, संक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होगा तो अभिक्रिया का वेग घटेगा, संक्रियण ऊर्जा का मान कम होगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। इसको याद रखना। अब यहां पे देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद। यदि जो अभिकारक होता है, अगर ठोस रूप में हो, अभिकारक अगर ठोस रूप में हो, अगर हम उसको चूर्ण बना लेते हैं, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, और साथ ही साथ क्या होता है, अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। यहां पे समझ आया। दाब इंपॉर्टेंट है, ताप का प्रभाव देख लिए, क्षेत्रफल का प्रभाव देख लिए, दाब का, प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेशर का प्रभाव। दाब क्या होता है, ये मतलब गैसीय अवस्थाओं के लिए मोस्टली हम लोग देखते हैं कि जब किसी गैसीय अभिक्रिया है उसमें अगर दाब बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाएंगे
तो आयतन में क्या होगा, आयतन में कमी होगा, आयतन में कमी होता है। प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या में क्या हो जाता है, प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या में क्या होता है, कमी होता है। तो क्या होता है, इनकी टक्करों की संख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाती है, इनकी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ये क्या होता है, किसमें, दाब, किसमें, गैसीय अवस्थाओं के लिए, गैसीय अवस्थाओं के लिए। ठीक है, जैसे हम अमोनिया का निर्माण, उच्च दाब पे अमोनिया का निर्माण करते हैं, थ्री, ठीक है, यहां पे 3 ले लेते हैं, 3। इस तरीके से ये तो होते हैं, कितने होते, 4 होते, बनते कितने, 2 बनते, इसलिए उच्च दाब पे होता है, दाब पर होता है। तो समझ आया। जो आपको यह पता होगा कि गैसीय अवस्थाओं की अभिक्रियाओं के लिए दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब अभिकारक की प्रवृत्ति। अब अभिकारक, सभी अभिकारकों का अपना एक विशेष गुण होता है जिसमें जिसके कारण अभिक्रिया का दर भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो अभिकारक याद रखिए, जिन अभिक्रियाओं में कई रासायनिक बंध टूटते हैं और कई नए रासायनिक बंध बनते हैं, जिसमें सबसे अधिक कई रासायनिक बंध जब टूटते हैं तो ऐसे अभिक्रियाओं का वेग क्या होता है, कम होता है, और जिसमें कम रासायनिक बंध टूटते हैं उनमें अभिक्रियाओं का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यहां पे समझ आया। इसके बाद देखते हैं विकिरण का प्रभाव। विकिरण का प्रभाव होता है, विकिरण जैसे कि H2 और Cl2 अगर हम अंधेरे में बनाएंगे तो 2HCl बनता है, और क्रिया क्या होता है, मंद गति से होते हैं, अत्यंत मंद गति से धीमी गति से बनता है। लेकिन यही H2 प्लस Cl2 हम सूर्य की उपस्थिति, रेडिएशन की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में करते हैं, 2HCl बनता है, वो भी तीव्र गति से बनता है। तो समझ आया विकिरणों का प्रभाव क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय पे हम लोग पढ़े। अब आगे देखते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग द्रव्य अनुपात क्रिया नियम पढ़ेंगे, द लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलबर्ड और वॉगे ने कई साम्य अभिक्रियाओं के परीक्षणों के आधार पर एक नियम दिया था। उस नियम के आधार पर किसी भी अभिक्रिया की गति होती है वो अभिकारकों के सक्रिय मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होती है। सक्रिय मात्रा यानी उसकी मोलर सांद्रता इस तरीके से लेना है आपको, सक्रिय मात्रा बड़ा कोष्ठक से दर्शाना के गुणनफल के बराबर होती है। जो अभिक्रिया की दर होती है वो अभिकारकों की मोलर सांद्रता यानी सक्रिय मात्रा के गुणनफल के बराबर होती है। इस तरीके से देख लिए, क्लियर हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब ये दर है, रेट है, अब हटाएंगे कांस्टेंट, हटाएंगे ठीक है, क्या स्थिरांक है, कांस्टेंट है। इस तरीके से किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सक्रिय मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होती है। यह नियम दिया था, यही द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम है या लॉ ऑफ एक्टिव मास का नियम है। इस तरीके से हम दर्शाते और इसी से हम अभिक्रिया की कोटि भी दर्शाते, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी दर्शाएंगे। कि एग्जाम में कई बार पूछता है कि यह कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम है, द्वितीय है, शून्य है। इसके विषय पे हम अगले में डिटेल में चर्चा करेंगे। तब भी इस तरीके से अभिक्रिया की दर को दर्शाते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से देखिए, जैसे 2HCl है, ठीक है, तो H2 प्लस Cl2, तो अभिक्रिया की जो दर होगा, रेट होगा, आप कैसे दर्शाओगे, कांस्टेंट होगा और HCl की पावर में 2, तो द्वितीय कोटि की यह अभिक्रिया है ना। इस तरीके से आप दर्शा सकते हैं, या आप इस तरीके से A है, मान लीजिए B है, कैपिटल B, C और ये D कैपिटल D।
तो अभिक्रिया की दर को दर्शाएंगे तो आप कैसे दर्शाएंगे, आप K से जो भी इसके सामने रहेगा वो ऊपर पे आ जाएगा, ये A है और इस तरीके से ये B, ठीक है, ये B, और अभिक्रिया की जो कोटि होगी A प्लस B होगा, ठीक है। इसके विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ कम से कम आपको समझ आ गया हो गया कि द्रव्य अनुपात के क्रिया नियम क्या है, द लॉ ऑफ मास एक्शन क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अभिक्रिया की कोटि के विषय पे, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के विषय पे। इससे पहले हमने पढ़ा द लॉ ऑफ मास सेक्शन में पढ़ा किसी भी अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दर होता है वो क्रिया कारकों के सक्रिय मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। जो अभिक्रिया का जो दर है, अभिक्रिया का जो दर है अभिक्रिया का जो दर है जो अभिकारक के सक्रिय मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है, इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम पढ़ेंगे यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, जो पता है अभिकारकों की सांद्रता, अभिक्रिया का जो वेग होता है जो अभिकारकों की सांद्रता पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। यदि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। लेकिन जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है इनमें यह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, है ना, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता भी है। तो कौन कौन से ऐसी अभिक्रिया है जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, एग्जाम में पूछता है ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है ना, तो उसके विषय पे आपको बताना पड़ेगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है या प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है ना, या n कोटि की अभिक्रिया है। तो इसको किस तरीके से कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो वेग स्थिरांक है, इसका जो वेग स्थिरांक है इसकी इकाई गणना करेंगे। एग्जाम में पूछता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होगा, प्रथम कोटि, द्वितीय, तृतीय कोटि के लिए। तो इसको समझने पहले कुछ एग्जांपल तो समझ आए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो अभिकारक इस तरीके दर्शाएंगे, जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप ये देख लीजिए, H2 जो गैस होता है और Cl2 गैस होता है, ठीक है, लाइट, यस। तो 2HCl जब गैस बनाते हैं, ठीक है, जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अब इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं, दर कैसे आप करोगे, मैं बताया भी था इसको। H2 कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे Cl2, तो इस तरीके से आप बोलोगे 1 + 1 तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होनी चाहिए। लेकिन ये है कौन सी अभिक्रिया, जो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया। एग्जाम में कई बार पूछ भी सकता आपको एग्जाम्पल देके कि ये कौन सी अभिक्रिया की कोटि है, तो इसको समझ जाओगे कौन सी अभिक्रिया की कोटि है, H2 + Cl वाला, ठीक है, ये वाला H2Cl2 2HCl वाला, ये हमेशा शून्य कोटि की अभिक्रिया है। और देख लीजिए जैसे अमोनिया है, NH3 है ना, 2NH3 प्लेटिनियम उच्च दाब पर N2 2H2। तो इस तरीके से आप अगर जानेंगे तो ये कौन सी अभिक्रिया आप लिख देंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। लेकिन ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है क्या अमोनिया का, ये नहीं, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसको भी आपको याद रखना है कि ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। एक और समझ लीजिए, जैसे कि इसको ले लीजिए सेम PS3, ठीक है, 2 की उपस्थिति में आप यहाँ पे 2P, ये 3H2। तो इसको भी देखेंगे आप, जब PS रेट ऑफ देखेंगे तो PS3 इसके आगे ऊपर 2 लगा देंगे, लेकिन 2 नहीं है, ये सब क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार ये पूछता है, ये सब सारे क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। दिख हमको क्या रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये हमको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया दिख रही है, लेकिन ये सब सारे के सारे क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया हैं। एक और एग्जाम्पल जैसे 2HI, ठीक है,
H2 और I2 बनता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपको आप जानेंगे तो HI के घात में आप 2 लिख देंगे, तो ये भी द्वितीय के, लेकिन ये भी क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 एग्जाम्पल कई बार पूछता है शून्य कोटि की अभिक्रिया, जो दिख आपको रहा है लेकिन होता वैसा नहीं है, जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। तो थोड़ा सा अब यहां पे देखते हैं कि जो वेग स्थिरांक का मान निकालना है, जो वेग स्थिरांक का मान निकालना है, उसके लिए हम लोग k का जो मान निकालना है, पहले ये दर अब देखते हैं दर का जो यूनिट है मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स होता है। यहाँ पे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान निकालते हैं, तो जो a की घात में 0 होता है तो सांद्रता 0 हो जाएगी, यानी r ही होगा। तो r का जो वैल्यू है वो क्या होता है अपने पास यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, यही शून्य अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मान होगा, इकाई होगा। ठीक है, यूनिट होगा। यहाँ पे क्लियर है। थोड़ा सा ग्राफ कई बार एग्जाम में पूछता है कि अगर प्रथम ये शून्य अभिक्रिया की कोटि के लिए, शून्य अभिक्रिया की कोटि के लिए अगर हम देखते हैं कि जो सांद्रता और समय के बीच जो हम ग्राफ खींचते हैं, सांद्रता और समय के बीच हम जो ग्राफ खींचते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। और देख लेंगे अगर दर और सांद्रता के बीच, दर और सांद्रता के बीच जो ग्राफ होगा इस तरीके से, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगा, यहां पे देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सेम ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। जो अभिक्रिया का दर होगा वो अभिकारक की सांद्रता पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया में इसके खाते। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया इस तरीके से होता है। अब देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक के लिए दर, जैसे हमको पता है कि दर की जो का यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, हमेशा याद रखिए। यहां पे दर क्या हो जाएगा अपने पास, मोल होगा, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, और सांद्रता का मान क्या होता है, मोल पर प्रति लीटर, मोल पर लीटर, यानी मोल उसका लीटर इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से। तो प्रथम अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होगा, k का मान क्या हो गया अपने पास, इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा जैसे एग्जांपल देख लेते हैं एग्जाम कोटि की अभिक्रिया के लिए, जैसे कि आपका SO2 Cl2, ये टूटेंगे SO2 में प्लस Cl2, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किस तरीके से होगी, SO2 और Cl2, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, दूसरा आपका C2H5Cl, ये C2H4 और HCl जो होता है, ये भी कौन सी अभिक्रिया की कोटि होगी, प्रथम अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पे, C2H5Cl। ठीक है, ये भी प्रथम अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। और एक उदाहरण समझते हैं हम लोग, यहां पे देख लीजिए, जैसे कि ये सब प्रथम अभिक्रिया की कोटि, 2H2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इस तरीके से 2H2O प्लस O2। ठीक है, 4। अब देखिए ये जो अभिक्रिया की कोटि है, आपको लगेगा यहाँ पे
दर निकालना है तो यहाँ पे K का मान आपको H2O2 है, ठीक है, यहाँ 2, लेकिन ये प्रथम अभिक्रिया की कोटि है, प्रथम अभिक्रिया की कोटि है, प्रथम अभिक्रिया की कोटि। तो इसको यहाँ पे आपको एग्जांपल कई बार एग्जाम पूछता है, तो जो इंपॉर्टेंट मोस्ट एग्जाम में आने वाले प्रश्न है उसको ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और एक एग्जांपल कुछ एग्जांपल और समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, जैसे कि C12H22O11, इसका हम जल अपघटन करते हैं तो ये किसमें टूटता है? ग्लूकोज C6H12O6 और C6H12O6, तो ये ग्लूकोज है, यह फ्रैक्टोज है, ठीक है। दिख क्या रहा है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया दिख रहा है, लेकिन ये है क्या? प्रथम अभिक्रिया की कोटि है, प्रथम अभिक्रिया की कोटि, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ग्राफ सांद्रता और समय के बीच, समय और सांद्रता के मध्य जब प्रथम अभिक्रिया की कोटि के लिए जब ग्राफ खींचते हैं हम लोग, तो इस तरीके से जाता है, तो ये लॉग और ये टी के बीच होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने प्रथम अभिक्रिया की कोटि, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिटेल पे पढ़ा, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द्वितीय अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। अब देखिए द्वितीय अभिक्रिया की कोटि सेम, अब इसका दर निकालना है तो द्वितीय अभिक्रिया की कोटि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 2 हो जाएगा। अब दर निकालना है तो दर का जो यूनिट है वो क्या अपने पास? मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, और सांद्रता क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोल लीटर इनवर्स की घात में 2, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मोल की घात में भी 2 होगा, ठीक है। ये जाएगा ऊपर पॉजिटिव होगा, किस तरीके से होगा? यहाँ पे मोल इनवर्स 2 है, पॉजिटिव हो जाएगा और वहां सिंगल है, लीटर, ठीक है, और सेकेंड इनवर्स। ये होगा किसके लिए? अपने पास वेग स्थिरांक का मान है यह द्वितीय अभिक्रिया की कोटि के लिए, द्वितीय अभिक्रिया की कोटि के लिए यह वेग स्थिरांक का मान है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल को हम यहाँ देख लेते हैं। एक कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मान इस तरीके से लिखा जाता है। अब कुछ उदाहरण समझते हैं, कुछ उदाहरण जान लेते हैं जो द्वितीय अभिक्रिया की कोटि होती है, जैसे H2Cl2 2HCl। तो जो ये है द्वितीय अभिक्रिया की कोटि है, और देखते हैं तो KH2 यहाँ पे Cl2, 1 + 1, तो ये कितना होगा? द्वितीय अभिक्रिया की कोटि होगा, ठीक है। तो देखते हैं 2NO2, ये भी 2NO और O2 टूटता, तो ये भी क्या द्वितीय अभिक्रिया की कोटि होगा। यहाँ पे निकालेंगे तो NO, ये भी द्वितीय अभिक्रिया की कोटि होगा। अब देखते हैं द्वितीय अभिक्रिया की कोटि में समय t और सांद्रता में, सांद्रता के बीच क्या होता है? ग्राफ खींचते हैं तो देखते हैं कि द्वितीय अभिक्रिया की कोटि में भी इस तरीके से दिखता है, ठीक है। इस तरीके से द्वितीय अभिक्रिया की यह कोटि हुआ। अब देखते हैं आगे तृतीय अभिक्रिया की कोटि। तो तृतीय अभिक्रिया की कोटि क्या होता है? अब ये 2 था, अब यहाँ पे तृतीय अभिक्रिया की कोटि, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानते हैं, तो तृतीय अभिक्रिया की कोटि आप निकाल लेंगे। यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे A3 हो जाएगा। आपको पता है दर का क्या होता है? मोल होता है, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे सांद्रता का मात्रक मोल लीटर इनवर्स,
इस तरीके से घात में ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मोल -2 यहाँ पे ठीक है, 3 सॉरी, यहाँ मोल है, मोल है, ऊपर में जाएगा तो ठीक है, इस तरीके से जाएगा तो कितना होगा -2, और यहाँ पे ये -2 है, ऊपर जाएगा तो एड टी के हाथ में यहाँ पे कितना, टी के हाथ में यहाँ पे +2 होगा और सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से ये तृतीय अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मान है, वेग स्थिरांक का मान है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल कैसे, जैसे कि उसी को देख लीजिए, 2n और O2, इसे जो 2NO2 बनाते, तो कौन सा अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा, अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2NO और O2, यहाँ पे 2 और 1, 2 + 1, तो कौन सा अभिक्रिया की कोटि होगा, ये तृतीय अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा। तो समझ आए, इस तरीके से आप किसी भी अभिक्रिया की कोटि आप निकाल सकते हैं। अगर इसके लिए भी अगर देखते हैं, ग्राफ देखेंगे कि इसके मध्य समय और सांद्रता के बीच अगर ग्राफ देखते हैं तो किस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से प्रथम अभिक्रिया की कोटि, द्वितीय अभिक्रिया की कोटि और तृतीय अभिक्रिया की कोटि के विषय पे हम लोगों ने पढ़ा। आगे देखते हैं छदम अभिक्रिया की कोटि। छदम अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, यहाँ पे आभासीय छदम अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। आभासीय छदम अभिक्रिया की कोटि को समझना है तो एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले समझ लेते हैं कि आभासीय छदम अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, क्या होती है पता नहीं, चलिए आगे पढ़ेंगे हम। आभासीय छदम अभिक्रिया की कोटि बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा भी है। तो आभासीय छदम अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अनुसंख्यता 1 से अधिक हो लेकिन अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम छदम अभिक्रिया की कोटि, आभासीय अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल से हमको समझना पड़ेगा। जबकि एथिल एसीटेट का हम जल अपघटन करते हैं, इसको समझिएगा, है ना, तो क्या बनेगा, CH3 COH बन जाएगा और C2H5OH बनेगा, ठीक है। छदम अभिक्रिया की कोटि, ऐसे देखने में ये द्वितीय अभिक्रिया की कोटि आपको लग रहा होगा जिसकी अनुसंख्यता तो 2 है लेकिन अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, 1 होगा। ऐसी अभिक्रियाओं में क्या होता है, जो अभिकारक होते हैं उनमें एक विलायक होता है। पानी एक विलायक है जिसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होता है नगण्य होता है तथा ये अभिक्रिया के वेग को कम प्रभावित करता है। तो ऐसी इस प्रकार की अभिक्रिया केवल किस पर सांद्रता परिवर्तन पर टिकी होती है, एथिल एसीटेट के, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को छदम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं जिसकी अनुसंख्यता 2 हो लेकिन अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। इसको हम क्या कहते हैं, छदम अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, कहते हैं। यहाँ क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ देख लेंगे। शून्य अभिक्रिया की कोटि, प्रथम अभिक्रिया की कोटि, द्वितीय अभिक्रिया की कोटि और तृतीय अभिक्रिया की कोटि। तो जो पहला मेरा है वो सांद्रता और समय के बीच में जो ग्राफ है, तो शून्य अभिक्रिया की कोटि के लिए सांद्रता और समय के बीच इस तरीके से ग्राफ होगा। प्रथम अभिक्रिया की कोटि के लिए इस तरीके से होगा, द्वितीय अभिक्रिया की कोटि के लिए इस तरीके से होगा और तृतीय अभिक्रिया की कोटि के लिए इस तरीके से होगा। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी जाता है। दूसरा जो ग्राफ है वह दर है, अभिक्रिया का जो दर है, वेग है और सांद्रता के मध्य है। तो ये शून्य अभिक्रिया की कोटि के लिए इस तरीके से होगा, या प्रथम अभिक्रिया की कोटि के लिए इस तरह से होगा, और यह द्वितीय अभिक्रिया की कोटि के लिए इस तरह होगा, और यह तृतीय अभिक्रिया की कोटि के लिए इस तरीके से ग्राफ को हम दर्शाएंगे। एक और बच गया है कि अर्धायुकाल, ठीक है। अब यहां पे देख लेते हैं, एक ग्राफ और देख लेते हैं। अर्धायुकाल के लिए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, जो अर्धायुकाल है T½ है और सांद्रता के मध्य T½ है और सांद्रता के मध्य अर्ध आयुकाल देखते हैं किस तरीके से सांद्रता और T½
वे सांद्रता और देखते हैं कि अब जो अर्धायुकाल है, शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायुकाल और सांद्रता के बाद किस तरीके से होगा, तो ये इस तरीके से जाता है, केवल यहाँ पे कांस्टेंट, बाकी इसके लिए भी क्या होगा इस तरीके से और ये इस तरीके से। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ग्राफ था मैंने बता दिया है, उसके बीच में संबंध आप देख लीजिएगा। इस तरीके से हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, जो केमिकल काइनेटिक्स का सारा मैंने आपको बताया। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी हो आपका सुझाव हो मुझे देते रहिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत